सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी जीतेंगे, सभी को मिलेगी उनकी मंजिल, सभी बनाएंगे रूटीन, सभी बनाएंगे अनुशासन, सभी बढ़ेंगे आगे। ऐसा मेरा अनुमान है और ये मेरी कामना है भगवान से आप लोगों के लिए। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन भारत में, उसके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। 2 क्लास करेंगे, पहली क्लास आज की होगी, एक क्लास दूसरी होगी जो मैं कल बनाऊंगा आपके लिए। इन दोनों क्लासों में कंप्लीट होगा। सभी परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। एसआई वाले बच्चों के लिए ये क्लास बहुत स्पेशल होगी, उनके एग्जाम की डेट आ गई है। तो मेरा नाम है दिनेश गौतम, आपके चैनल नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग करेंगे इसको इन हेडिंग्स के अंतर्गत। सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिपन का नाम। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन भारत में शुरू किया। आपको इस चीज को लिख लेना है, स्थानीय स्वशासन। मैंने बोला स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को। इसने क्या किया? 1882 में स्थानीय स्वशासन भारत में शुरू किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन के बारे में मात्र इतना ही। अगली बात करते हैं बी.आर. मेहता के बारे में। जो बी.आर. मेहता जो थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति भारत में बनाई गई थी और उस समिति का जो काम था वो भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए जमीन तैयार करना था तथा पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था तथा उसके बारे में अनुमान लगाना था कि किस तरीके की व्यवस्थाएं ये होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बी.आर. मेहता को दी गई थी। तो जो बी.आर. मेहता थे, बी.आर. मेहता को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद रखना है आपको, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक था सविस्तार योजना, ये भी था सविस्तार योजना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार ने किया था 1952 में शुरू तथा सविस्तार योजना की थी 1953 में शुरू। मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों डेट्स लिख लीजिए। ये परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम रूट लेवल पे लोगों के विकास के लिए लाया गया था और जो बी.आर. मेहता समिति बनाई गई थी उसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सविस्तार योजना की समीक्षा करना तथा ग्राउंड लेवल पे स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति है और उसके बारे में कुछ विचार देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं बी.आर. मेहता समिति। बी.आर. मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी, ये भी पेपर में आता है। और बी.आर. मेहता ने कहा कि भारत में जो केंद्रीकरण की शुरुआत होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ बी.आर. मेहता के बारे में कि ये भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक माने जाते हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन था। तो इसका उत्तर होगा बी.आर. मेहता। तो बी.आर. मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी माना जाता है। एक क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द बी.आर. मेहता ने दिया था। तो मैंने बता दी बी.आर. मेहता का योगदान क्या है, मैंने बता दिया रिपन का योगदान क्या है, मिटा देते हैं इसे। अब आते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं बता देता हूं। पहली बात 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान नागौर जिला और एक गांव भी आता है, ये पेपर में पूछा जाता है, बगदरी गांव। तो राजस्थान के नागौर जिला में बगदरी गांव से
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्थाओं की नींव रखी जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगली बात आती है, जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है, याद रखना है आपको। दोबारा से हम आते हैं कि कौन जनक के बारे में क्या है। रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, BR मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, पंडित नेहरू पंचायती राज का जनक। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कि BR मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि BR मेहता की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य था 2 कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए रास्ता साफ करना तथा कुछ रिपोर्ट्स देना। अब हमने यहाँ तक की तो बातें कर ली, साथ ही साथ हमको ये और बातें करनी है कि BR मेहता ने और क्या बताया था। BR मेहता ने ये कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाया जाना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों को भी कुछ अधिकार दिए जा सके, क्योंकि रूट लेवल पे विकास नहीं हो रहा है। और उन्होंने पंचायतों के 3 स्तर की बात की थी। तो एक और योगदान है, BR मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतों के ढांचे की बात की थी। उन्होंने कहा था कि पंचायतें 3 स्तर पर होनी चाहिए। पहला कौन सा स्तर था? पहला स्तर था ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर पर बननी थी ग्राम पंचायत। ये भी पेपर में आता है। ग्राम स्तर पर बननी थी ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर बननी थी पंचायत समिति। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर पंचायत समिति भी बनाई जानी चाहिए। तथा तीसरी बात इसमें कही गई थी कि एक जिला स्तर पर भी होना चाहिए पंचायत, जिसका नाम होगा जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, BR मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचा बताया था कि पंचायतों का 3 स्तरीय ढांचा होना चाहिए। वो ढांचा ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर। BR मेहता के योगदान की बात खत्म हो गई, केवल यहीं तक बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य जो है वो भारत के सभी गांवों में पंचायतों की स्थापना करेगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 40 में दिया गया है पंचायतों की स्थापना। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है पंचायतों की स्थापना की संविधान में कहाँ पर पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 40। और एक और होगा कि संविधान के किस भाग में या संविधान में कहां पर, तो आपका उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात का उल्लेख है कि भारत में ग्रामीण स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ऐसा तो खैर ये बात जो है ग्रामीण और खंड और जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाएं, BR मेहता ने कहा था। लेकिन 40 में संविधान 40 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि गांवों में पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है संविधान संशोधन 1973 जो है, यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे बहुत स्पेशल बात है इसके बारे में। ये बात समझनी है कि 1978 में 1978 में एक समिति बनाई गई थी जिसको कहते हैं अशोक मेहता समिति। आपको ये बात और याद रखनी है, अशोक मेहता समिति। जो बातें मैं बता रहा हूं इनको एक एक बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, डायरी बना लेना, हर चीज को नोट कर लेना। ये सब वो वन लाइनर क्वेश्चन है जो पेपरों में निरंतर पूछे जाते रहते हैं। और ऐसे मैं अनुमान करता हूं कि कल की जो क्लास होगी उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो वन लाइनर फैक्ट्स में आपको बता रहा हूँ आपके साथ होंगे। तो 1978 में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। इस समय सरकार थी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे पहली ऐसी समिति कौन सी थी जिसने की सबसे पहली बार भारत में पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो आपका उत्तर होगा मित्रों
अशोक मेहता की समिति। इसके बाद राजीव गांधी ने भी संविधान संशोधन लेकर आए और राजीव गांधी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किया, परंतु उससे पहले लोकसभा में उन्होंने पास करा लिया था और जब तक राज्यसभा में पास होता उनकी सरकार गिर रह गई, इसलिए वो संविधान संशोधन विधेयक जो था वो लैप्स कर गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास कराया गया। याद रखना है, इसका नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992। अगले बार जो इसके बारे में अगली जो बात है 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। मित्रों याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास हुआ। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन पास हो गया और लागू हो गया। पास नहीं हुआ, लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को, याद रखना है, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही यह लागू हुआ था। अब हम लोगों को ये बात करनी है कि आखिर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी चीजें की गई थी। तो हम ये बात करते हैं, पहली बात जो सबसे पहली बात थी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक, पहली बात है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि अब पंचायतें संपूर्ण देश में होंगी, सभी जगह पर होंगी। इसमें क्या कैसे दिया गया? इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इसके द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 16 अनुच्छेद भी जोड़े गए इसके द्वारा। ये 243 से लेकर 243 ओ तक थे, याद रखना है। 16 अनुच्छेद जोड़े गए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। हम ये टॉपिक कर रहे हैं यहाँ से। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। आपको याद रखना है इन सब चीजों का संबंध, 11वीं अनुसूची भी पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है। अगली बात करते हैं और क्या किया गया था 73वें संविधान संशोधन से। इसी में ग्राम सभाओं के गठन की बात की गई थी। ग्राम सभा का गठन की बात की गई थी। ग्राम सभा के कार्यों की बात की गई थी कि ग्राम सभा के कितने कार्य होंगे। आपको याद रखना है 29 कार्य होंगे, परंतु कुछ काम पंचायतों को दिए गए हैं तथा कुछ काम पंचायतों को नहीं दिए गए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन पंचायतों को काम देता है तथा कौन नहीं देता है। इस बात को, कितने काम पंचायतें करेंगी, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो इस बात का निर्धारण करता है राज्य का विधानमंडल। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों की आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक और मैंने बता दिया, ये और बता दिया कि इसमें जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या किया गया था। इसके द्वारा पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया था। ये त्रिस्तरीय ढांचा कौन सा है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो कि अशोक मेहता B.R. मेहता ने बताया था। इसके बारे में और क्या समझना है आपको? और समझना योग्यता क्या होगी, पंचायतों में योग्यता क्या होगी। तो एक बात है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लिख दिया गया कि योग्यता के विषय में, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह हम बना लेते हैं। एक बात कही गई कि 21 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए व्यक्ति। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि वह व्यक्ति पंचायतों के चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है या जो अपनी आयु 21 वर्ष पूरी कर चुका है। अन्य योग्यताओं का उल्लेख क्या है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अन्य योग्यताओं को निर्धारित करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य के विधानमंडल को दे दी गई है। राज्य विधानमंडल क्या होता है? तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो राज्य विधानमंडल के बारे में मुझे आप थोड़ा सा लिखकर भेजिए। अब हम बात करेंगे अवधि कितनी होती है।
पंचायतों की अवधि कितनी होती है? पंचायतों की अवधि होती है 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी अवधि 5 वर्ष की गई थी। यदि पंचायत कहीं पर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करा लिया जाना चाहिए। यदि चुनाव होने में केवल 6 महीने बचे हैं तो फिर पूरी अवधि के लिए चुनाव होगा, ये याद रखना है। अगर 1 साल पूरा होने के बाद पंचायत भंग हो गई है तो क्योंकि 5 साल की होती है पंचायत तो अब जो चुनाव होगा शेष अवधि के लिए होगा, अर्थात 4 वर्षों के लिए होगा। 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करा लेना चाहिए। यदि केवल 6 महीने बचे हैं पंचायत के कार्यकाल को खत्म होने में तो अब शेष अवधि के लिए नहीं होगा, संपूर्ण अवधि के लिए ही चुनाव कराया जाएगा। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा 9वां भाग जोड़ा गया। 9वें भाग में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 243 से 243 O तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती व्यवस्थाओं से संबंधित है और ग्राम सभा के गठन के बारे में उल्लेख किया गया। 29 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है संविधान में। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कितने स्तर की पंचायतों की बात कही गई है? 3 स्तर की पंचायतों की बात की गई है, जो बी आर मेहता ने बताया था। अच्छा, जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये दिया गया है। और पंचायतों की अवधि कितनी होगी? पंचायतों की अवधि होगी प्यारे बच्चों 5 वर्ष। अब देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन भी हो गया। हम सारे वन लाइनर प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे दिया गया है आरक्षण के विषय में संविधान में क्या कहा गया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पंचायतों में जो आरक्षण होगा ये याद रखना है। देखो SC ST, तो पहली बात तो है SC ST का जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के अनुसार होगा, जनसंख्या अनुसार होगा। जितनी जनसंख्या होगी इतने उनके सदस्य होंगे। पहली बात ये याद रखना है आपको, SC ST का आरक्षण है लेकिन जनसंख्या के अनुसार है। अगली बात, महिलाओं का भी आरक्षण है। महिलाओं का जो आरक्षण है संविधान में कह दिया गया है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो महिलाओं का आरक्षण कितना है? महिलाओं का आरक्षण है 1/3। अब बात करते हैं OBC के आरक्षण के बारे में। OBC के आरक्षण के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, केवल ये लिखा गया है कि OBC के आरक्षण के बारे में राज्य विधानमंडल का निर्णय ही अंतिम होगा। तो राज्य विधानमंडल, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, आपको याद रखना है। OBC के आरक्षण के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया था। अगली बात करते हैं, यहां से अगली बात करते हैं। देखिए अगली बात यह है, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 273 के, ये याद रखना है, अनुच्छेद 273 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? विधानसभाओं के चुनाव तो कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो पंचायतों के चुनाव कराने के लिए पंचायतों के चुनाव कौन कराता है, ये याद रखना है। पंचायतों के चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है या इसका गठन है 243 के, एक अनुच्छेद है 243 के अनुसार किया गया। और इसको ये जिम्मेदारी, 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं। कौन कौन सी 2 जिम्मेदारियां हैं इसकी? एक तो है पंचायतों के चुनाव कराना, तो मैं लिख देता हूं चुनाव। तो जब मैं चुनाव लिखूं तो आपको समझना है कि चुनाव का मतलब होगा पंचायतों के चुनाव। और एक दूसरा काम है वोटर लिस्ट तैयार करना। वोटर लिस्ट तैयार करना, ये पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की बात है। अंतिम हेडिंग हमारी बची है राज्य वित्त आयोग। तो याद रखना है, अनुच्छेद हमारे संविधान में एक स्थान पर केंद्रीय वित्त आयोग का भी उल्लेख है। तो जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसका काम क्या है? उसका काम है राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच करों का बंटवारा करना।
गया केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग भी होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग किस लिए होना चाहिए? जो कि पंचायतें काम करेंगी, पंचायतों को पैसा कौन देगा, तो उसके लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। राज्य वित्त आयोग, तो देखिए राज्य वित्त आयोग, तो जो राज्य वित्त आयोग है याद रखना है, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243I में इसका उल्लेख है। और इसका काम क्या है? राज्य वित्त आयोग का काम है पंचायतों को पैसा देना। तो ये कैसा लग रहा है टॉपिक, जरा एक बार कमेंट करके बताइए मित्रों।